बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम 11 बायो में चैप्टर 5 किंगडम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं। ये वो एसएलओस हैं जिन्हें हमने नेक्स्ट मौजूदा नॉलेज में कवर करना है। पहला एसएलओ हमें कह रहा है हम ड्रॉ करें एनोटेटेड डायग्राम ऑफ जनरलाइज्ड बैक्टीरियल सेल। एक जनरल बैक्टीरियल सेल, बहुत ज्यादा डिटेल ना हो, उसको एनोटेट करें यानी कि लेबल करें। हमने असल में बैक्टीरियल सेल की लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है और साथ ही हमें कहा जा रहा है डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब होता है डिटेल से बताना है। किसे? डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड अदर कवरिंग। जब आपने डिटेल स्ट्रक्चर बताना है, वहीं पे आपने साथ में उसकी केमिकल कंपोजिशन भी बतानी है। तो सेल वॉल है और इसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनका स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन बतानी है। ठीक है, कवरिंग्स की बात हो रही है। अब ये कवरिंग क्या होती है ये हम देखेंगे। थर्ड एसएलओ हमसे कह रहा है हमने कंपेयर करना है सेल वॉल में जो डिफरेंसेस हैं, किनमें? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया की दो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन सेल वॉल, तो हमने उन्हें कंपेयर करके बताना है। और थर्ड आपके पास फोर्थ में है कि आपने बैक्टीरिया की जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करना है। जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन से यहां इस मुराद इसका सर्कुलर डीएनए और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो इसमें होता है प्लाज्मिड, ये है। यानी कि आपने उनमें जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए ये भी बताना है और साथ ही साथ आपने प्लाज्मिड को भी बताना है। तो ये वो हमारे चार इंपॉर्टेंट एसएलओज हैं जो हम इस नॉलेज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में कवर करने जा रहे हैं। कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट सिमुलेशन लिंक्स हैं जो हम इस लेक्चर में यूज करेंगे। ये ले जी, सबसे पहले तो हमारी बुक क्या कर रही है, पहले एसएलओ की डिमांड को पूरा कर रही है कि हमारे पास एक जनरलाइज्ड बैक्टीरियल सेल की एनोटेटेड डायग्राम हो। आइए डायग्राम को देखते हैं, इसको जूम करें। सबसे बाहर आपके पास देखो सेकंड एसएलओ भी क्या था कि आपने सेल वॉल और अदर कवरिंग्स को बताना है। तो अदर कवरिंग्स में ये चीज आती है कि सबसे बाहर आपके पास एक लेयर है जिसे आप कैप्सूल कह रहे हो। इसी से मिलती जुलती एक और लेयर होती है कुछ बैक्टीरिया में, मैं आपको बताऊंगा, जो कि स्लाइम होती है। कैप्सूल स्लाइम से अंदर की तरफ फिर हम देखते हैं कि सेल की वो रिजिड लेयर आती है जिसे आप सेल वॉल कहते हो। और सेल वॉल से नीचे आप देखो डिफरेंट कलरिंग हुई है ताकि हम इसे आइडेंटिफाई कर सकें। सेल वॉल से नीचे फिर हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन आती है। और जब आप सेल मेम्ब्रेन भी कवर कर लेते हो तो आपके पास सेल का साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास मेन सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ है, जहां वो पड़ा हुआ है उसे आप न्यूक्लियोइड कह रहे हो। क्यों कहते हैं ये भी देखते हैं। साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी मिल रहे हैं जिसे आप प्लाज्मिड कह रहे हो। और इसी साइटोप्लाज्म में आपके पास राइबोसोम भी है। ये बात हमने पढ़ी हुई है कि बैक्टीरिया जो है वो आपके प्रोकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, लेकिन राइबोसोम चूंकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है इसलिए ये वाला ऑर्गेनल हमें प्रोकैरियोट में मिल रहा होता है। अब अगर हम बाहर आते हैं ना, तो बाहर की तरफ हमें दो तरह की प्रोजेक्शंस मिलती है। एक साइज में बड़ी है जिसे आप बैक्टीरिया का फ्लेजेलम या प्लूरल फॉर्म में हम इसे फ्लेजेला कहते हैं, ये होता है जिसे बैक्टीरिया लोकोमोशन के लिए यूज करता है। दूसरा हम देखते हैं हमें सरफेस के ऊपर बहुत सारी मल्टीपल स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ मिलती हैं। इन्हें आप फिलाई बोलते हो। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हम देखेंगे। अब कमोबेश मैं कह सकता हूं कि ये वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको डायग्राम में लेबल्ड मिल रहे हैं। इन्हें हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में कवर करना है और आगे आने वाले एसएलओ के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड एसएलओ पे जिससे हमें कहा जा रहा है सेल वॉल और जो दूसरी कवरिंग्स हैं इनका स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन को डिस्क्राइब करें। अब हम उस तरफ आ रहे हैं। बैक्टीरिया यूकैरियोट की निस्बत आप देखोगे तो ये सिंपल स्ट्रक्चर रखने वाला सेल है। एक ही सेल है, एक ही सेल इंडिविजुअल भी कहलाता है। क्यों सिंपल है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते इनमें। ठीक है, मेन कंपोनेंट जो है इसके वो हमने डायग्राम में कर लिए। सेल की एनवेलप है। ठीक है, एनवेलप में क्या चीज आ रही है अभी हमने आगे पढ़ना भी है। एनवेलप में कैप्सूल भी आ रहा है, सेल वॉल भी आ रही है। ठीक है,
इवन सेल मेम्ब्रेन भी इंक्लूड कर दी जाती है क्योंकि लेयर ही है। नीचे आपके पास न्यूक्लियोइड है, वो हिस्सा जहां पे सर्कुलर डीएनए जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, और वो पड़ा है साइटोप्लाज्म में, और यहीं हमें राइबोसोम भी मिल रहे हैं। ये वो मेन कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। ले जी, बैक्टीरियल सेल एनवेलप, जिसके बारे में हमारा एसएलओ कह रहे हैं, कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स है और मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, कोई एक सिंगल लेयर नहीं है। आपने एनवेलप का वर्ड जहां भी आ जाएगा ना, हमने प्रोकैरियोट्स के साथ यूकैरियोट्स में भी जब आपको न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे, हमने वहां एनवेलप का वर्ड यूज किया है। एक से ज्यादा लेयर्स हो जाए तो आप एनवेलप का वर्ड यूज करते हो। तो ऑब्वियस बात है कि ये आपके पास मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है। कर क्या रहा है, अपने अंदर जो कुछ भी है उसको क्लोज कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमने देखना है। सेल एनवेलप करती क्या है, सेल को शेप देती है, उसको वजूद देती है। आसान अल्फाज में या दूसरे अल्फाज में सेल की इंटेग्रिटी बरकरार करती है। एनवेलप उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री है तो वो चीज एग्जिस्ट कर रही है जिसकी मदद से आप डिस्टिंग्विश करते हो कि बाउंड्री के बाहर कुछ हो रहा है, अंदर की तरफ कुछ हो रहा है। अगर आप एनवेलप रिमूव कर रहे हो तो इसका मतलब है आप सेल की इंटेग्रिटी को खत्म कर रहे हो। ठीक, इसके अलावा आप देखते हो कि जो बैक्टीरियल सेल है, इसने अपने एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करना है तो यही एनवेलप वहां जो बाउंड्री का काम कर रही है, ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को रेगुलेट करेगी, मीडिएट करेगी। दूसरा, उसको प्रोटेक्शन देगी एक्सटर्नल थ्रेट से। ठीक, कंपोजिशन के लिहाज से हम देखते हैं कि डिफरेंट बैक्टीरिया में इसकी कंपोजिशन में फर्क आता है, लेकिन हम जनरली अगर देखें तो आपके पास सबसे बाहर कैप्सूल एक स्ट्रक्चर मिलता है एनवेलप के केस में। कैप्सूल क्या है, साथ ही मैं यहां आपको स्लाइम का लफ्ज भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फिर हम आएंगे आगे इनकी सेल वॉल पे। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एनिमेशन पे हो। मैं आपको ये सारे स्ट्रक्चर पहले विजुअलाइज करवाता हूं ताकि जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपके लिए इसे अंडरस्टैंड करना इजी हो। ये देखो, क्या हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि आपके पास, हमने अभी बैक्टीरिया में पढ़ा कि आपके पास ये बाहर एनवेलप है और इस एनवेलप पे आपके प्रोजेक्शंस हैं। एक है लॉन्ग थिक प्रोजेक्शन जिन्हें हमने फ्लैजेला कहा था, और दूसरी तरह गौर से देखो मल्टीपल स्मॉल प्रोजेक्शन है। देख रहे हो इसकी स्किन पे, ये आपके पास फिलाएं हैं। ये जी, अगर हम क्रॉस सेक्शन करके देखें तो अंदर की तरफ हमें पता लगता है कुछ पड़ा हुआ है। अब जरा ये देख लो, बाहर पिलाए हैं, सिंगुलर हम उसे पिलस कहते हैं। मैं आपको लेबल भी कर देता हूं, ठीक है। ये जो भी हमने डायग्राम में देखे ये पिलाए हैं। अब जरा मजे की बात यह है कि यहां सिमुलेशन में एक और स्ट्रक्चर भी डिटेल में हमें बता दिया है कि पिलाए से भी एक छोटा स्ट्रक्चर है सीलियम, जिसे आप प्लूरल वर्ड में जानते हो सीलिया, और ये आपके फ्लैजेलम जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। अब हमारे पास सेल वॉल है बाहर की तरफ, ठीक, और अंदर आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, और उसके भी अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। इस साइटोप्लाज्म में इसका मेन डीएनए है जिसे हम येलो कलर के दिखा रहे हैं। सर्कुलर इसलिए नहीं कहते कि प्रॉपर एक गोल राउंडेड शेप में होता है, सर्कुलर इसलिए कहते हैं इसका ओपन एंड नहीं होता, दोनों मार्जिन, दोनों किनारे आपस में फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको सर्कुलर कहते हैं। लेकिन जरा ये देखो, वो जो मेन सेंट्रल डीएनए उसके साथ हमें कुछ और रिंग नुमा स्ट्रक्चर्स भी मिल रहे हैं। ये असल में है क्रोमोसोम्स ही, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं। इन्हें आप नाम देते हो प्लाज्मिड का, ठीक है। और सेल वॉल के अंदर की तरफ उसने साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन को लेबल किया। तो ये वो एनाटॉमी है इसकी। अब जरा अगर आप इसको देखो जूम करके तो इस तरह से आपको प्लाज्मिड नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, ये इसकी शेप्स हैं, हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेल वॉल है, ये मैं आपको आगे जाके दोबारा जब हम पढ़ेंगे ना वहां डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन कुछ एनालिसिस तो हम कर सकते हैं ना। ये देखो, एक सेल वॉल मैंने ऐसे दिखाई है कि हमारे पास उसमें एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, और उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन है, यानी इसके पास दो मेम्ब्रेन है और उन दो मेम्ब्रेन के दरमियान सेल वॉल है, देख रहे हो। जबकि दूसरी तरफ देखो, नॉर्मली
एक सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर अच्छी खासी थिक सेल वॉल है। एक को देखो हम लेबल कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव, दूसरे को कह रहे हैं ग्राम पॉजिटिव। याद है एसएलओ में कह रहा था कि वो जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में डिफरेंस है उनको कंपेयर करो। ये हमने पढ़ना है। अगर आपने विजुलाइज कर लिया तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। नेगेटिव के अंदर दो मेम्ब्रेन्स और उनके दरमियान बारीक सी सेल वॉल। पॉजिटिव के अंदर एक ही जैसे कि नॉर्मल होता है मेम्ब्रेन, लेकिन उसके बाहर एक थिक सेल वॉल मौजूद है। ठीक हो गया। ये फ्लैजेलम है, देखेंगे इसको। प्लाज्मिड को हमने देखना है। ये ले जी, ये जो हम पढ़ रहे हैं कैप्सूल और स्लाइम, इनसे वाकफियत जरूरी है। अब देखो पहले कैप्सूल को देखो और अब आपने स्लाइम को देखना है साथ में। ये जो सेकंड डायग्राम में ग्रीन पोर्शन है जिसको स्लाइम लेयर कह रहे हैं। कुछ चीजें हम अखज कर सकते हैं यहां से। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो स्लाइम है ना, ये सेल वॉल के बाहर एक ऐसी कवरिंग है जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। देखो रैंडम नहीं आ रही, रैंडमनेस नहीं है इसमें, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड लेयर है सेल के बाहर। अब जरा आओ स्लाइम पे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैप्सूल के भी बाहर इसको दिखा रहा है, ग्रीन लेयर को। अगर मैं इसको स्लाइम को कैप्सूल के साथ कंपेयर करके देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ये कैप्सूल की तरह इतना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, ये लूजली अरेंज स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। यही मेन डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। इवन हम सिंप्लीफाइड करते हुए कह देते हैं कि कैप्सूल स्लाइम एक ही चीज है, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है। वही चीज अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है तो कैप्सूल है, लूजली ऑर्गेनाइज्ड है तो वो आपकी स्लाइम कहलाई जाती है। ठीक, तो इसलिए आप देखते हो कुछ में आप कहते हो कि स्लाइम है, कुछ में आप कहते हो कैप्सूल है। फर्क सिर्फ उसकी अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का है। चलें जी, अब हम स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं। हमें कैप्सूल के लफ्ज का आइडिया हो गया कि हम असल में पढ़ने क्या जा रहे हैं। कहता है कैप्सूल आपके पास एक बहुत ही थिक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसने बैक्टीरिया के सेल को बाहर से घेरा होता है, कवर किया होता है। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ है। ये इतना बाहर है कि आप कहते हो जो सेल वॉल है, जिसे आप जनरली समझते हो ये सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है, ये उससे भी बाहर पड़ा होता है जिन बैक्टीरिया में होता है। कंपोजिशन के लिहाज से देखें तो इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स यानी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग चेन्स होती हैं। जबकि कुछ बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि इन पॉलीसेक्राइड्स की लॉन्ग चेन्स के साथ प्रोटीन्स पार्टिकल भी होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये शुगर और प्रोटीन का बना हुआ है। इसके बरक्स हम देखते हैं कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम होता है। स्लाइम क्या चीज है? कहते हैं ये सिमिलर है कैप्सूल के, लेकिन फर्क आता है इट इज लेस फर्मली कनेक्टेड। ये इतना ऑर्गेनाइज्ड और स्टिकी नहीं होता, ये लूजली अरेंज होता है, लेस फर्म होता है टू बैक्टीरिया। इसी वजह से हम देखते हैं ये इजीली वॉश्ड अवे हो जाता है, ये बड़ा इजीली बैक्टीरिया से अलग भी हो जाता है, जबकि कैप्सूल में ऐसा नहीं है। जबकि यही बात, कैप्सूल आपके पास बहुत टाइटली फर्मली बाउंड है बैक्टीरिया के साथ और इसकी बहुत क्लियर बाउंड्री है, जिससे हमें पता लगता है कि कैप्सूल ने कवर किया हुआ है बैक्टीरिया को और ये वहां उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि अब जरा कैप्सूल की इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। कैप्सूल क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को विरुलेंट बनाता है। विरुलेंट का मतलब होता है उसमें जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी है ना, उसको मजीद एनहांस करता है। ठीक है, कैसे करता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बना रहा होता है ऐसे कि ये उसकी फेगोसाइटोसिस को रोकता है। अब फेगोसाइटोसिस को रोकने से पैथोजेनिसिटी कैसे बढ़ती है, और सबसे पहली चीज फेगोसाइटोसिस से कैसे रोक लेता है, अब मैं आपको ये समझाता हूं। इसमें अगर आप आओ सिमुलेशन पे, वहां से आपको मैं इसको दिखाते हुए पढ़ाऊं। ये लेट से आपके पास कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल है, ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो गया। फर्स्ट करो कैप्सूल नहीं है, सिंपल बैक्टीरिया है। अब होता यह है कि आपके पास फेगोसाइट्स आते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस करते हैं, उसे खाते हैं। अब जब जिन बैक्टीरिया के राउंड ये कैप्सूल होता है ना, तो मैंने अभी आपको बताया ये स्टिकी है। स्टिकी होने की वजह से ना, ये बैक्टीरिया जिसके राउंड कैप्सूल है,
ये फेगोसाइट सेल्स जो हैं उनके साथ सही से ये उनकी पकड़ में नहीं आ पाता, स्लिपरी होने की वजह से वो इसको ठीक से ग्रास्प नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इसको फेगोसाइटोज नहीं कर पाते। जब वो इसको फेगोसाइटोज नहीं करते, इसके सर्वाइवल चांस बढ़ जाते हैं। इसके सर्वाइवल चांस बढ़ने का मतलब है अब ये डिजीज भी करेगा। तो इस तरह से आप कहते हो कि कैप्सूल उनकी विरुलेंस बढ़ाता है, उनको विरुलेंट करता है, पैथोजेनिसिटी बढ़ाता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये क्या करता है, अगर तो ये कैप्सूल ना हो तो आप देखते हो कि बैक्टीरिया की सरफेस पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइट्स डिटेक्ट करके पहचानते हैं कि ये बॉडी का सेल है, ये बाहर से आया हुआ है। लेकिन कैप्सूल उन मॉलिक्यूल्स को, सरफेस मॉलिक्यूल्स को कवर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया पहचाने नहीं जाते, बच जाते हैं। स्लाइड पे वापस आए। अब जब ये बच गए हैं तो इसका मतलब है ये विरुलेंट है, पैथोजेनिक है, इनकी पैथोजेनिसिटी बढ़ जाती है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैप्सूल स्टिकी होने की वजह से बैक्टीरिया को डिफरेंट सब्सटेंस और सर्फेसिस के साथ अटैच होने में मदद देते हैं। बैक्टीरिया ने जब भी रेप्लिकेट करना होता है या कोई और एक्टिविटी करनी होती है, इसको अटैच होना पड़ता है किसी सरफेस के साथ। जब तक ये किसी सरफेस के साथ अटैच नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो कैप्सूल स्टिकी होने की वजह से बैक्टीरिया को सरफेस के साथ अटैच करके इनकी पैथोजेनिसिटी बढ़ा रहा होता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी बताइए ना, कंपोजिशन पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन है, दोनों क्या है, हाइड्रोफिलिक है ना। तो इसका मतलब कैप्सूल जो है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक होने का मतलब है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो पानी है, बैक्टीरिया का कैप्सूल इसके साथ इंटरेक्शन करके इसको सेल के अंदर ही रहने देता है, इसे लॉस नहीं होने देता, जिसकी वजह से आप देखते हो कि आपके पास बैक्टीरियल सेल में वाटर कंटेंट, मॉइस्चर ज्यादा रहता है और वो डिहाइड्रेट नहीं होता, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही बात आगे लिखी है कि ये चीज उसको डिहाइड्रेशन से बचाती है, और डेसिकेशन के दौरान जब उसको सराउंडिंग में पानी की कमी होती है तो उस वक्त ये बॉडी के पानी को, सेल के पानी को लॉस होने से बचाती है। ठीक है, आगे हमने सेल वॉल स्टार्ट करनी है। लेक्चर टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपके पास वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसको अटेम्प्ट करो। कल मिलते हैं, तब तक के लिए